आते हैं। पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, हर साल दिल्ली के बजट में शिक्षा का बजट सबसे बड़ा होता है। 25% दिल्ली का बजट हर साल एजुकेशन पे लगता है। और इस बजट की वजह से हमने पिछले 8 सालों में देखा है कि चाहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी हो, जो हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि किस तरह से पिछले 3 साल में लाखों बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। हमने ये भी देखा है कि जो भारत के कन्वेंशनल एजुकेशनल बेंचमार्क्स हैं, उनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। पिछले 5 साल से जो CBSE के क्लास 12 के एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैं, उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। 2018 से आज तक हर साल 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा है। इस साल भी जब CBSE का 12वीं का रिज़ल्ट आया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट ना सिर्फ CBSE की नेशनल एवरेज से बेहतर है, बल्कि देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। देश भर के प्राइवेट स्कूलों का रिज़ल्ट 87.95% आया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट 91.59% आया, प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आगे। लेकिन शिक्षा सिर्फ मार्क्स नहीं होती है। और हमने देखा है कि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखने जाइए, तो सबसे ज़्यादा ज़ोर जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग या रट्टा मारने पे होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम देने का मतलब है कि जिसने ज़्यादा अच्छा रट्टा मारा उसको ज़्यादा नंबर आते हैं। और यही कारण है कि जो भारत में, पूरे देश में जो हमारे हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम पर, एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम पर और उनसे आने वाले मार्क्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मार्क्स तो सिर्फ रोट लर्निंग या रट्टा मारने के आधार पर आते हैं। लेकिन अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकल रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स के 50 पन्ने में जो इन्फॉर्मेशन दी है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ आना ज़रूरी है। ख़ास करके आज के दौर में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर बच्चे के हाथ में, हर इंसान के हाथ में एक फ़ोन है, जहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल सकती है। तो एक शिक्षा व्यवस्था का क्या पर्पस है? एक शिक्षा व्यवस्था का पर्पस है कि हम ऐसे लड़के लड़कियां अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालें जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, जो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, जो दुनिया में आसपास उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है, उसको आंक सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिल्ली ने ये एक लैंडमार्क शुरुआत की है, जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। 2018 में जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बना था और इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 में हमारा जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद, जो ना सिर्फ दिल्ली और भारत में जाना जाता है, पर वर्ल्ड का सबसे फेमस जो बोर्ड है IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, 2021 में हमने IB के साथ MOU किया। और उस MOU के आधार पर जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसका सारा करिकुलम भी बनाया गया और उसका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया। हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हमने एक छोटी शुरुआत करी है, जहाँ पे हमारे 20 स्कूल
स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं। इस साल 20 स्कूलों में 10th और 12th का जो रिज़ल्ट है वो DBSC से आया है। आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर होगा 50 स्कूल टोटल अफिलिएट हो जाएंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए, और हम DBSC को ओपन करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की अफिलिएशन के लिए भी और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स DBSC से अफिलिएट होना चाहते हैं। तो इस साल हमारे यहाँ 10th स्टैंडर्ड में 1594 स्टूडेंट्स DBSC में अपीयर हुए हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, और 672 स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं DBSC के एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स ने लिए हैं, जिसमें शामिल हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड डिजिटल डिज़ाइन। सो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको सारे हमारे 1594 स्टूडेंट्स ने लिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं वो 9th स्टैंडर्ड से ही स्पेशलाइजेशन हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इन 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा DBSC ने कई और सब्जेक्ट्स में भी एग्ज़ाम लिया है, जिसमें शामिल है वर्ल्ड ऑफ वर्क, सिस्टम्स एंड सोसाइटीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ने दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, डिज़ाइन एंड कॉमर्स जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के स्टूडेंट्स ने लिया है, जिसमें शामिल है एडवांस्ड मैथ्स एंड एडवांस्ड साइंस जो STEM के स्टूडेंट्स ने लिया है, और जिसमें मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे कोर्सेज शामिल हैं जो हमारे परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने लिया। सो कुल मिलाकर 1594 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम्स लिए हैं। 12th स्टैंडर्ड में इस साल सिर्फ एक स्ट्रीम ने DBSC से अपना एग्ज़ाम दिया है, वो है STEM, जिसमें शामिल है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जो हमारा DBSC का एग्ज़ाम है और जो हमारा DBSC का असेसमेंट है ये बाकी बोर्ड एग्ज़ाम से कैसे अलग है। सबसे पहली बात, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिस्टम देखिए तो बोर्ड एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं और 3 घंटे के एग्ज़ामिनेशन पर बच्चे का पूरा फ्यूचर निर्धारित हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, किसी कारणवश वो अपना एग्ज़ाम नहीं ठीक से दे पाता बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। और फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि एक साल ड्रॉप करके फिर से हमें एग्ज़ाम लेना पड़े, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन हम अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DBSC के 2 टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के नतीजे एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स में जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात, साल भर में जो स्टूडेंट्स काम करते हैं और जो उनका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको भी DBSC के रिज़ल्ट्स में शामिल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है DBSC का बाकी सब बोर्ड एग्ज़ाम से, कि ये असेसमेंट जो है सिर्फ एक सिंगल एंड ऑफ ईयर 3 आवर एग्ज़ाम्स पे आधारित नहीं है। ये ईयर लॉन्ग असेसमेंट है और बच्चों की साल भर में उन्होंने जो परफॉर्म किया है उसके आधार पर हम असेस करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस, जो दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हमारे DBSC के एग्ज़ाम्स में जो अलग है, कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं ये एग्ज़ाम रोट लर्निंग के आधार पर नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसके आधार पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स में सिर्फ सिलेबस बेस्ड असेसमेंट नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। तो कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम होगा उसमें क्राइटेरिया है नंबर 1 नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स and number 3 applying mathematics in the real world context. उसी तरह से सोशल साइंसेस जो एक बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है
कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब में तो बढ़िया से रट्टा मार के हमें एग्ज़ाम देना है, जितना अच्छा रट्टा मारेंगे उतना अच्छा हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा। DBSE में सोशल साइंसेज में 4 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 knowing and investigating, number 1 knowing and understanding, number 2 investigating, number 3 communicating, number 4 thinking critically। और मैं आज एक सोशल साइंस का एक एग्ज़ाम पेपर लेकर भी आई हूँ आपके पास, और कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने रखूँगी कि किस तरह से DBSE ने बहुत अलग तरीके से असेसमेंट किया है। DBSE में सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। सो ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, ये लेबर मार्केट्स एंड इकोनॉमी पर एक चैप्टर है और टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इसमें 2 केस स्टडीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट को। केस स्टडी ऑफ रमा। रमा वर्क्स इन एन ऑफिस। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, gets her salary regularly at the end of every month. She gets PF. She does not go to office on Sundays. She got an appointment letter. फिर कहते हैं कि रमा का नेबर है विनोद। विनोद इज़ रमा's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery store. He has no paid leave or holidays. दोनों के कामों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडीज ऑफ रमा एंड विनोद, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन विच दे आर बोथ वर्किंग। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में रट कर आता है तो वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, सोशल साइंस का एक और विषय इतिहास, जहाँ पर भी हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि 5 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट का आंसर देना है, 10 नंबर का सवाल है तो हमें 10 पॉइंट का आंसर देना है, 1 पन्ना भरना है, 2 पन्ने भरने हैं, तभी अच्छे नंबर आते हैं। यहाँ पर यूरोपियन हिस्ट्री के एक सवाल में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेक्शन है, वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया। ये पूछा जाता है that through the civil code of 1804, Napoleon had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more efficient. Do you agree with this statement? Yes or no? और yes or no में आपकी जो भी राय है, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण बताइए। तो स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि आप 20 पॉइंट का आंसर लिखिए, 10 पॉइंट का आंसर लिखिए। स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप एनालिसिस के आधार पे कुछ सही और गलत नहीं है, आप जो इतिहास में हुआ उसको समझिए, अपनी समझ बनाइए, एनालिसिस करिए और अपना जवाब लिखिए।